Hello students. I am Pankaj Vashisht from GSSS Canon Cathal and I welcome you all in today's lecture of physics of class 10. Today in this lecture we are going to study about chapter 10, that is light, reflection and refraction. प्रकाश, अपवर्तन तथा परावर्तन। तो इस अध्याय में हम प्रकाश से जुड़ी हुई बहुत सारी परिघटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम अपनी रोज की लाइफ में देखते हैं। जैसे कि आपने अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखा होगा। अब जरा सोचिए कि आपको एक अंधेरे कमरे में बिठा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या आप कोई वस्तु देख पा रहे हैं। जरा अपने आप को इस स्थिति के अंदर रखकर सोचिए, क्या होगा बच्चों? क्या आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं। आपने क्या पाया कि जब आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां प्रकाश की एक किरण तक नहीं है, तब आप उस कमरे में रखे हुए किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्या कारण है इसके पीछे? प्रकाश। जी हाँ, उस कमरे में प्रकाश उपस्थित नहीं है। प्रकाश की एक किरण, छोटी सी किरण भी अगर वहां होती तो आप कुछ ना कुछ जरूर देख पाते। तो इस छोटे से प्रयोग द्वारा हम क्या समझते हैं कि प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाने में असमर्थ है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हमें कोई वस्तु तभी दृश्यमान होती है, तभी दिखाई देती है यदि उस पर प्रकाश पड़ रहा है। उस पर पड़ने वाला प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारे की तरफ आता है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश का उस वस्तु से टकराकर वापस आ जाना हमारे नेत्रों तक, यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इस प्रयोग के द्वारा हमें पता चलता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो ऐसे ही कुछ और घटनाएं आइए पढ़ते हैं आज के इस अध्याय में। तो हम इस अध्याय में आज बहुत सारे ऐसे तथ्यों, ऐसी परिघटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो आप रोज की अपनी जिंदगी में देखते हैं। जैसे रोज दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखना, देखते हैं ना हम सब अपनी परछाई दर्पण में। रात के समय में तारों का टिमटिमाना देखते हैं कि नहीं? पानी में अपनी परछाई दिखना और किसी कांच के गिलास के आर पार भी हम देख सकते हैं। अब कांच के गिलास के हम आर पार देख पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे घर के अंदर दर्पण है उसमें हमें अपनी ही परछाई दिखती है। तो क्या कारण है इन सब परिघटनाओं के पीछे? छोटी छोटी जो बातें हैं, कभी आपने ध्यान से सोचा है? तो इन सब बातों का जवाब दिया जाएगा इस अध्याय के माध्यम से, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस पाठ में हम प्रकाश से जुड़ी हुई दो परिघटनाएं, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और हम इसमें दर्पणों के प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन भी हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए आप अपने घर में अपने दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वो परावर्तन का एक सबसे बड़ा और सरल उदाहरण है। देखते हैं ना हम सब रोज अपना दर्पण, समतल दर्पण में अपनी परछाई को देखते हैं। तो वो क्या है बच्चों? वो प्रकाश का परावर्तन ही है।
प्रकाश की किरणें उस दर्पण से टकराकर वापस हमारे नेत्रों तक आती हैं, तो हमें उसके अंदर अपनी परछाई दिखाई देती है। तो इस परावर्तन को ही और अच्छे से समझने के लिए इस चित्र की सहायता ले सकते हैं। इस चित्र में एक समतल सतह बनाई गई है जिसे एक तरफ से अच्छे से पॉलिश किया हुआ है, चमकीला बनाया हुआ है, जैसे कि हमारा दर्पण, और पीछे से उसके कोई लकड़ी का गत्ता या पेंट कर दिया जाता है ताकि ये सतह जो है आर पार प्रकाश इसके ना जा सके। अब इस सतह पर प्रकाश की एक किरण जब आएगी तो इस सतह का जो अभिलंब है, अभिलंब होता है नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब जैसे ये कोई एक सतह है तो इस पर ये हमने इसकी दिशा को दर्शाने के लिए हमने एक नॉर्मल बना दिया, एक परपेंडिकुलर बना दिया, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। इस अभिलंब के साथ ये आपतित किरण, आपतित मतलब गिरने वाली, पड़ने वाली किरण, जो कोण बनाएगी जिसे हम आई से दर्शाते हैं, और इस कोण का नाम क्या है? आपतन कोण। अब ये प्रकाश की किरण जब इस सतह से टकराएगी, इससे टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाएगी और जिस कोण से आई थी उसी कोण से वापस जाएगी। जितने एंगल उसने आते हुए, इंसिडेंट होते हुए आपतित किरण ने जितना एंगल बनाया है, उतनी ही परावर्तित किरण, जो ये किरण वापस मुड़कर जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और जो ये कोण बनाया गया है, ये कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर मुड़ जाना, वापस चले जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से? प्रथम नियम क्या कहता है? परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण, मतलब ये एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। परावर्तन कोण तथा आपतन कोण दोनों क्या है? एक दूसरे के समान है। एंगल आई इज इक्वल्स टू द एंगल आर। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब ये तीनों, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, दो प्रकाश की किरण हो गई, और तीसरा ये अभिलंब, ये तीनों एक ही प्लेन में, या हम कह सकते हैं एक ही तल में पाई जाती है। तो परावर्तन के ये दोनों नियम आपने अच्छे से याद करने हैं। प्रश्न जो है किस प्रकार आएगा पेपर में? या तो प्रश्न आएगा प्रकाश के परावर्तन से क्या अभिप्राय है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस चले जाना, उसी माध्यम में वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर प्रश्न आता है परावर्तन के नियम क्या हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक समान पाए जाते हैं, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप परावर्तन के टॉपिक को समझ सकते हैं। तो परावर्तन के जो दो नियम हमने अभी पढ़े, यह है हर एक सतह पर परावर्तन के लिए लागू होते हैं। कोई भी पॉलिश सरफेस जो आप देखते हैं जिसमें हम अपनी परछाई देख सकते हैं, जैसे शीशा हो गया घर पे, या कोई चमकदार बर्तन हो गया, या पानी में भी आप अपनी परछाई देखते हैं, और भी कोई पॉलिश्ड सरफेस है, जैसे नई अलमारी होती है, वो भी बिल्कुल शीशे की तरह कई बार चमकदार होती है, तो उसमें हमें अपनी इमेज, अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। वो सब किस कारण से? परावर्तन के कारण से। अब समतल दर्पण द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता कि जिस आकार की वस्तु है उसी आकार का प्रतिबिंब जो है हमें समतल दर्पण में दिखाई देता है।
देखा होगा ना आपने कि हम जैसे खड़े हैं वैसा ही सामने हमें अपनी परछाई दिखती है, मिरर में दिखती है ना, कोई छोटा या बड़ा नहीं दिखता। तो पहली विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब बिंब के आकार का होता है। अब आप शीशे के अगर पास जाएंगे तो परछाई भी पास आ जाएगी, दूर जाएंगे तो परछाई भी दूर नजर आएगी। तो प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इमेज इज ऑफ सेम साइज एंड इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस, की जो प्रतिबिंब है वो समान आकार का और समान दूरी पर बनता है। दूसरी विशेषता क्या है बच्चों कि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। अगर हम शीशे के आगे सीधे खड़े हैं तो हमारी परछाई भी सीधी दिखाई दे रही है हमें। आपने कई बार और मेले वगैरह में गए हों या किसी फन फेयर में गए हैं तो वहां देखा होगा, वहां अलग अलग तरह के मिरर्स लगे होते हैं। कई बार वहां आपको कहीं पे अपनी मोटी परछाई दिखती है, कहीं उल्टी दिखती है, कहीं लंबा दिखाई देता है, पतला और लंबा। तो वो अलग अलग टाइप्स के मिरर हैं, लेकिन प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में उसी आकार का उसी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी होता है। तो ये थी प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की, प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो क्या यह परावर्तन गोलीय पृष्ठों, मतलब जो गोल दर्पण है, उन पर भी लागू होता है? तो इसको पढ़ने के लिए आप अपने घर में एक चम्मच लीजिए। ये नया चमकदार चमकीला, आपने जो नया नया सा होता है उसमें ज्यादा शाइन होती है, थोड़ा पुराना होने के बाद चम्मच में शाइन कम हो जाती है। तो उसमें अपने फोटो को आप इस तरह से देख सकते हैं। एक बार चम्मच को सीधा करके अपने सामने रखिए और इसको अपने पास लाकर और दूर ले जाकर देखिए। फिर इस चम्मच को उल्टा कर दीजिए, परछाई देखने की कोशिश करो। तो क्या होगा, पास लेके जाओ, दूर लेके जाओ, और क्या चेंजेस आते हैं, कैसी परछाई दिखाई देती है, ये सब बातें आप इसमें चम्मच से नोट करनी है। आप सभी बच्चों ने करके देखना है। तो ये चम्मच क्या है बच्चों, ये जो पृष्ठ है, ऐसा ही पृष्ठ किसका होता है, गोलीय दर्पण का, जिसे हम वक्रित दर्पण भी कहते हैं। अब इस गोलीय दर्पण को दो भागों से प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। चम्मच का जो ये पृष्ठ है गोलीय दर्पण की तरह कार्य करता है। अब वक्रता पृष्ठ जो है इसका, ये अंदर की तरफ है, जो सर्कुलर पार्ट है इसमें क्या है, अंदर की तरफ, और इसमें क्या है, बाहर की तरफ उथला हुआ। तो इसी से दो दर्पण बनते हैं, उत्तल दर्पण यानी कि उथला हुआ बाहर वाला भाग जो बाहर की तरफ उथला हुआ है, निकला हुआ है, और अवतल यानी कि जो अंदर की तरफ धसा हुआ है। जैसे आप अपने हाथ से भी समझ सकते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। मान लीजिए मैं अपने हाथ को इस तरह से मोड़ लूं। अब गोलीय दर्पण मतलब गोल, एक बड़े गोल को काटकर जो दर्पण बनाया जाता है, बड़े गोले को काट दिया गया। जैसे मैं अगर इसको पूरा कर दूं, ये देखिए, तो ये क्या है, एक बड़े गोले का भाग है, इसको यहां से काटकर अलग कर दिया गया है। तो उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब उत्तल और अवतल का कैसे पता लगेगा कि कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा अवतल? तो बच्चों जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, उत्तल मतलब उथला हुआ, ये वाला भाग उभरा हुआ, बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग यदि प्रकाश की तरफ है, प्रकाश की ये किरण इस उभरे हुए भाग पर गिर रही है और इसको हमने पीछे से कवर किया हुआ है, तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ऐसे ही अगर ये वाला अंदर की तरफ धसा हुआ भाग जो है प्रकाश की ओर है, ये प्रकाश की किरण इस भाग पर पड़ रही है, तो उस दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। जैसे कि इस चित्र से पता चल रहा है, ये देखो, अगर मैं इसके पीछे वाले भाग को कवर कर दिया जाए और ये प्रकाश की किरण यहाँ आकर गिर रही है, तो ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। ऐसे ही इस वाले भाग में, इस वाले दर्पण में
इस पीछे वाले भाग को कवर कर दिया गया है और प्रकाश की किरण यहाँ आकर गिरती है, तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक, तो प्रकाश की तरफ कौन सा दर्पण पड़, कौन सी सतह पड़ रही है, उसी हिसाब से हम बता देते हैं ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। दोनों ही गोलीय दर्पण और एक बड़े गोले का भाग होता है ये। तो इनके बारे में और अच्छे से पढ़ने से पहले हम छोटी छोटी परिभाषाएं जो इनसे जुड़ी हुई हैं उन्हें पढ़ लेते हैं एक बार। तो गोलीय दर्पण को समझने के लिए आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो बात हमें पता होनी चाहिए, और गोलीय दर्पण जब हम आगे पढ़ेंगे कि उनसे बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में, तब हमें ये ज्ञात होना चाहिए। उनमें सबसे पहले आता है ध्रुव। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अब ध्रुव क्या है? यह गोलीय दर्पण जिस बड़े गोलाकार का भाग होता है, ये मान लीजिए कि ये एक कोई बहुत बड़ा गोला है, गोलाकार है, इसे ही काटकर दर्पण बनाया गया है। या तो अवतल दर्पण बनेगा या उत्तल दर्पण बनेगा। मान लीजिए हमने इसे इस तरह से कट करके ये दर्पण बनाया, तो ये कौन सा दर्पण बना बच्चों? अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? ये वाला, आगे वाला। यानी कि अगर मैं कहूं ये अवतल दर्पण है तो इसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर, कि यहाँ पर प्रकाश आएगा और टकराकर वापस चला जाएगा, और ये जो पीछे पॉलिश्ड पार्ट है यहाँ पर प्रकाश दिखाई नहीं देगा। तो जब आप इस दर्पण की बात कर रहे हैं, कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। तो इस परावर्तक पृष्ठ के बिल्कुल बीचों बीच जो हम कह रहे हैं एक बिंदु बना दें, उस बिंदु को हम P से लिखते हैं और पोल शब्द से डिनोट करते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं इस दर्पण का ये ध्रुव है। क्या कहेंगे इसको? ध्रुव। तो ध्रुव को हम किससे लिखते हैं? P से। ठीक, अब इस दर्पण को जिस गोले से काटकर बनाया गया है, इस गोलाकार से काटकर बनाया है, और इसका केंद्र कौन सा था? ये वाला। इस केंद्र को अगर मैं यहां बनाऊं तो ये हो गया इसका केंद्र। इस केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या कहा जाएगा? ये वक्रता केंद्र। जिस गोलाकार को काटकर अवतल दर्पण बनाया गया है, उस गोलाकार के केंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, और इसे डिनोट करते हैं C, यानी सेंटर पॉइंट जिसे आपके हो सकते हैं, तो C सेंटर से हम इसको डिनोट करेंगे। अवतल दर्पण के लिए जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण के सामने पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम उत्तल दर्पण को पढ़ें, ये आधा भाग था। अब यदि मैं इसे ना रखूं और इस गोलाकार को काटकर हमने उत्तल दर्पण बनाया है, ये देखो, अब ये कौन सा दर्पण बन गया? उत्तल दर्पण। ये जो आधा भाग है ये क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण। इस दर्पण का ये भाग जो है पॉलिश किया गया है। मैं दोबारा से बना के दिखा देती हूँ आपको कि ये है हमारा दर्पण। ये है हमारा उत्तल दर्पण। इस भाग को पॉलिश कर दिया गया है, और ये कौन सा पृष्ठ है इसका? परावर्तक पृष्ठ। ठीक, कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण। तो अब आप समझ रहे होंगे कि यहां से प्रकाश की किरण आएगी
और इस भाग पर पड़ेगी उथले हुए भाग पे, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। और इसमें क्या था, इस भाग पर पड़ रही थी, तो ये कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। अब यहां जो समझने की बात है वो ये है कि अगर इसको कहूं कि ये वक्रता केंद्र है, थोड़ा और बीच में अगर हम बना दें तो ये है वक्रता केंद्र C। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने पड़ता है। दूसरी तरफ उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे पड़ता है। समझ रहे हैं इस बात को कि उत्तल दर्पण में C जो सेंटर है वो पीछे आता है दर्पण के, और अवतल दर्पण में C सेंटर वक्रता केंद्र जो है वो सामने दिखाई देगा। ठीक, अब ये क्या है और इसका क्या कार्य है, ये सब हम जब प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या। तो अभी तक हमने पढ़ लिया ध्रुव, दूसरा हमने पढ़ा वक्रता केंद्र। क्या है वक्रता केंद्र, जिस गोलाकार को काटकर दर्पण बनाया जाता है उस गोलाकार के केंद्र बिंदु को उसका वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव क्या था, जिस दर्पण के बीचों बीच केंद्र बिंदु पाया जाता है, पोल, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ का बीच वाला बिंदु। तीसरा आता है वक्रता त्रिज्या। अब केंद्र हमें पता लग गया, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। इसी तरह से यहां पर जो केंद्र बिंदु है ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या। तो ठीक है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या इसे दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, जिस गोलाकार से दर्पण को बनाया गया है उस गोलाकार की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दोनों तरह से कर सकते हैं। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये C क्या है, वक्रता केंद्र, और P क्या है, ध्रुव, और CP क्या कहलाती है, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। उस गोलाकार की त्रिज्या जिससे अवतल दर्पण को बनाया गया है उसे ही हम अवतल दर्पण की त्रिज्या कहेंगे। ठीक, अब एक सीधी रेखा जो इस वक्रता केंद्र, इस ध्रुव और त्रिज्या से होकर गुजरती है, इस सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे इसे, एक मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक, तो केंद्र क्या था, C पॉइंट क्या है, वक्रता केंद्र, P क्या है, ध्रुव, और इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली एक कॉमन लाइन रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, और वी कैन से प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट आता है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, फोकस। अब ये फोकस क्या है, इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। F क्या है फोकस, इसको समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हैं कि आप एक अवतल दर्पण लीजिए। मान लीजिए हमने कौन सा दर्पण लिया है, अवतल दर्पण। ठीक, अब आप इस दर्पण को कहाँ ले जाइए, धूप में, धूप सूर्य की रोशनी में, और इसे इस तरह से रखें। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है और इसे इस तरह से रखें कि सूर्य से पड़ने वाला प्रकाश इसके ऊपर पड़े, और इससे ही कुछ दूरी पर हमने रख दिया एक पेपर, एक कागज। तो आप क्या देखेंगे, आपको
उस दर्पण और कागज के बीच की दूरी को ऐसा रखना है कि दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश वहां से परावर्तित होकर कहां पड़े, कागज पर पड़े, और एक बिल्कुल ब्राइट स्पॉट आपको वहां पर नजर आने लगे, दर्पण से जो है पूरी ब्राइट रिफ्लेक्शन आपको उसमें दिखाई देने लगे। इसी अवस्था में अगर आप उसको बहुत देर तक रखेंगे तो क्या होगा, कागज धीरे धीरे क्या होगा, जलने लगेगा। अब ये कागज क्यों जलने लगा बच्चों, बच्चे वैसे भी कई बार इस खेल को करते हैं, और इसके पीछे क्या कारण है, कभी सोचा है आपने? सोचिए क्या कारण हो सकता है। देखो क्या होता है कि जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो दर्पण पर पड़ेगा, और दर्पण के द्वारा परावर्तित होने पर वो एक बिंदु पर, सभी किरणें जो है एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाएंगी, कुछ इस तरह से। इस प्रकार सभी बिंदु, मान लीजिए क्या है हमारा, कागज। ठीक, तो जितनी भी सूर्य की प्रकाश की किरणें आई थी वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर एकत्रित हो गई हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस। फोकस पॉइंट कह लीजिए, फोकस, जहां पर दर्पण से परावर्तित होने वाली समानांतर किरणें, समानांतर किरणें हैं ये सभी पैरेलल हैं, ऑल द पैरेलल रेज विल गेट रिफ्लेक्टेड, परावर्तित हो जाएंगी, एंड विल कॉन्सेंट्रेट एट वन पॉइंट, और एक पॉइंट पर इकट्ठी होंगी, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो जो कागज जलने लगा था उसका यही कारण था कि जितने भी सूर्य की किरणें हैं सभी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं कागज पर, और उस कागज के अंदर जहां वो बिंदु बनेगा वहां पर छेद हो जाएगा, कागज वहां से जलने लग जाएगा। उसका कारण यही था कि अवतल दर्पण ने अपने ऊपर पड़ने वाली सभी किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया। वहां पर बहुत सारी किरणें इकट्ठे होने के कारण बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, और उस गर्मी से वो कागज जो है जलने लग गए। तो इस प्रयोग को आप खुद भी करके देख सकते हैं, तो ये और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रयोग से हमें अपनी अगली परिभाषा मिल जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, फोकस। तो फोकस क्या होगा, फोकस की परिभाषा क्या कहेंगे आप, कि जब भी अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो वो सब एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। मतलब मुख्य अक्ष पर पाया जाने वाला ऐसा बिंदु जहां पर सभी परावर्तित किरणें एकत्रित हो जाती है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक, अब ये बनाया था हमने वक्रता केंद्र, ये बनाया था P ध्रुव, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हमने क्या कहा था, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको सभी डेफिनेशन से एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगी। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा, फिर से बता रही हूं, पोल। पोल क्या था, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाने वाला बिंदु, ध्रुव। उसके बाद हमने पढ़ा वक्रता केंद्र, जिस गोले से काटकर दर्पण बनाया जाता है उसी के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तीसरा आया वक्रता त्रिज्या, केंद्र तथा ध्रुव के बीच पाए जाने वाली दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको हम लिखते हैं R से, इसे लिखेंगे R से। फोर्थ जो आया था वो है फोकस। इसे आप कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी अवतल दर्पण पे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
जब परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। यह मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच पाया जाता है, बिल्कुल बीच में, एट द सेंटर ऑफ दिस रेडियस, इस रेडियस के बिल्कुल बीच में पाया जा रहा है। अवतल दर्पण के लिए ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए भी ऐसा ही होता है फोकस। उसमें क्या होगा कि एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं, सारी की सारी रेखाएं जो है एक पॉइंट से आती हुई नजर आती हैं, प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि वो एक बिंदु से आ रही हैं और वो बिंदु कौन सा है? फोकस बिंदु। ठीक, तो हम इस बात पर आ रहे थे कि फोकस जो है केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच पाया जाता है। तो अगली परिभाषा आती है हमारी फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, और वी कैन से फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और इसको हम लिखते हैं स्मॉल f से, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और वी कैन से फोकस दूरी। अब ये क्या है? फोकस दूरी क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस, फोकल पॉइंट एंड पोल, ध्रुव और एफ, पी और एफ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्लियर है सब बच्चों को? तो इसे हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब आप वो कागज वाला प्रयोग करेंगे तो आपको प्रयोग करने से ही पता लग जाएगा कि अगर आप कागज को मिरर से ज्यादा दूर रखते हैं तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा पास लाएंगे तो बिल्कुल ब्राइट स्पॉट आपको जो है लाइट का दिखने लगेगा और कागज जलने लगेगा। अगर उससे ज्यादा दूरी पे रखा जाए तो वो इफेक्ट नहीं दिखेगा, कोई स्पॉट भी नजर नहीं आएगा, अच्छे से धुंधला सा नजर आएगा। तो उस बिंदु पर प्रतिबिंब जो है बहुत अच्छा बन रहा है, रेडिएशन इकट्ठी ज्यादा हो रही है, केंद्रित हो रही है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट। ठीक, अब आगे बात आती है कि जैसे कि आप इस डायग्राम से देख रहे हो, देखो कि C और P, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हमने क्या कहा था? R, रेडियस। ऐसे ही फोकस और पोल के बीच की दूरी को हमने क्या कह दिया? फोकस दूरी। तो क्या आप इन दोनों के बीच में कोई संबंध बना सकते हैं? सोचिए इस चित्र को देखकर, है ना, कुछ नजर आ रहा है? देखो बच्चों, C और P के बीच की दूरी क्या थी? R। F और P के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल f, यानी कि फोकस दूरी। तो यहां से दिखाई दे रहा है कि फोकस दूरी जो है R का बिल्कुल हाफ है, दैट इज F इज इक्वल्स टू R/2। कि अगर हम वक्रता त्रिज्या का आधा कर दें तो हमें फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी, और वी कैन राइट R इक्वल्स टू 2F। ये दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल सही हैं, दोनों रिलेशन बिल्कुल सही हैं। ये F इक्वल्स टू R/2 का हो या R बराबर है 2F, की वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो इस पर बेस छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं जो आप अपने एग्जाम में ट्राई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और हमें क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। अभी हमने क्या किया था?
कि F देखिए अभी हमने पढ़ा था कि F बराबर है R/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर है वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब हमें क्या निकालना है? F दिया क्या हुआ है? R, तो F किसके बराबर होगा? R/2। R है 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, और F इक्वल्स टू 10/100 मीटर, और वी कैन से 0.1 मीटर। अगर ऐसा यूनिट में निकालना है तो ये बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको पेपर में मिल सकता है ऐसा, और आप सब बच्चे आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या है। तो एक उपयोग हमने पाया कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का किसी समूह सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर हमने परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ा। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक समान होते हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। फिर हमने दर्पण की एक और प्रकार गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा। गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। फिर हमने दर्पण के एक गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदुओं के बारे में पढ़ा। मुख्य बिंदु कौन कौन से थे? सबसे पहले ध्रुव, फिर वक्रता केंद्र, फिर वक्रता त्रिज्या, उसके बाद फोकस व फोकस दूरी। फिर हमने उन दोनों के बीच में क्या संबंध है पढ़ा। तो आशा करती हूं आज के इस लेक्चर से आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया होगा। धन्यवाद।